योग गुरु स्वामी रामदेव नित नए इतिहास रचते रहते हैं और अब उन्होंने 2025 तक एक नया लक्ष्य रखा है, एक नए रिसर्च इंस्टीट्यूशन को प्रतिष्ठित करने का, एक नए रिसर्च और जो रिसर्च की परंपरा और अनुसंधान की परंपरा पतंजलि में चली आ रही है उसको आगे बढ़ाने का। 2 लोगों से कनखल के हरिद्वार में योग शुरू करने वाले बाबा रामदेव अब 200 देशों में योग रोजाना लोगों को सिखाते हैं। सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप अपने लिए नित नए लक्ष्य रखते हैं, 2025 तक अपने लिए आपने क्या लक्ष्य रखा है? देखो दीपक भाई, प्रथम तो आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता के धारा को पूरी प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाते हैं और मैं भी अपने योग धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म को ठीक से निभा सकूं, इसके लिए योग के साथ कर्मयोग करता हूं और ये पुरुषार्थ करते हुए जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाता हुआ एक लक्ष्य रखता हूं कि जो MNCs जिसे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट करते हुए एक गुलामी का षड्यंत्र रचती है, एक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा उनका कुचक्र साम्राज्यवाद पूंजीवाद का, उनकी जड़ों को हमें यहाँ से उखाड़ना है और उनके प्रभुत्व को ख़त्म करके, एक अधिकार को ख़त्म करके स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत का हमें सपना पूरा करते हुए हमने यूनिलीवर को छोड़ करके बाकी सबको तो पछाड़ दिया है और यूनिलीवर को भी 2025 तक पछाड़ देंगे और इस देश में अर्थ से परमार्थ के आदर्श के साथ साथ एक आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि तो बन ही चुका है। ये भी होगा कि अब लिस्टिंग से लेकर के सबकी समृद्धि से लेकर के सबकी सेवा का एक इतिहास पतंजलि रच रहा है और आगे बड़े रूप में और रचेगा। दीपक भाई, आपने नया लक्ष्य निर्धारित किया है, मिशन 2025, पतंजलि का मिशन 2025 क्या है स्वामी जी? देखो, मिशन 2025 यही है कि FMCG से लेकर के, फूड से लेकर के, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, माने जिसको पर्सनल केयर बोलते हैं, दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा और तमाम तरह के जो हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, घी तेल से लेकर के, आटा नमक बिस्किट से लेकर के और न्यूट्रास्यूटिकल जो आप नई रेंज मेरे बाईं ओर देख रहे हो, मानी इस देश में आप जो हमने बाईं तरफ जो ये प्रोडक्ट रेंज रखी हुई है ये खाली प्रदर्शनी के लिए रखी हुई नहीं है। करीब 60% लोगों को इस देश में आयरन की, करीब जो है 80% लोगों को विटामिन डी की, इसी तरह से करीब 70% लोगों को ही जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अलग अलग ओमेगा से लेकर के और प्रोटीन से लेकर के ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स जिनके इन पर भी विदेशी कंपनियों का एक अधिकार था और वो केमिकल और एनिमल बेस्ड सिंथेटिक ये सारे प्रोडक्ट उपलब्ध कराती थी। प्रोटीन पाउडर भी विदेशों से देश में आते थे। ये सारा एकाधिकार हमें न्यूट्रास्यूटिकल में भी उनका ख़त्म करना है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर में भी उनका एकाधिकार ख़त्म करना है और उनके प्रभुत्व को चुनौती देना बड़ी बात नहीं। इस देश का एक सन्यासी जब इतना कर सकता है तो दूसरे लोग भी पतंजलि की तरह खड़े हो। मैं तो चाहता हूँ पतंजलि जैसी 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ, 1000 कंपनियाँ देश में खड़े हो जाएं, तो जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना है वोकल फॉर लोकल और लोकल को बनाए हम ग्लोबल, तो हम देश नहीं पूरी दुनिया का जीतने का दमखम रखते हैं, बशर्ते कुछ बड़ा करने का सोचें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। मैं हमेशा बोलता हूं बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा हो तो फिर क्या संभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। दीपक भाई, हम इसी इरादे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और ये सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे और लोगों में प्रेरणा भरते रहेंगे कि एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अपने सब कुछ दांव पर लगा करके भारत माता को जब आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है तो हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए, ये देश में सोच पैदा हो। दीपक भाई, ठीक है,
कोरोना की तीसरी लहर, स्वामी जी क्या कहेंगे? जिस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है, पहाड़ों से लोग अनियंत्रित होकर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और कुछ लोग कहते हैं कि 4 जुलाई से कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, आपका क्या मानना है? हाँ, ये सच है। जो 3 महीने बाद में जिसकी प्रतीक्षा थी, यदि लोग ऐसे ही बेकाबू होते रहे, आत्मसंयम, देखो 2 शब्द मैं हमेशा कहता हूँ, आत्मसंयम, आत्म अनुशासन और दूसरा शासन के नियम कानून, दोनों साथ साथ चलेंगे। केवल सरकार चाहेगी और समाज जो है एकदम अजागरूक हो जाएगा तो बात बनेगी नहीं। इसलिए कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और लोग ऐसे ही भूले करते रहे तो फिर से ये कोरोना बेकाबू हो जाएगा और उससे जो खास करके कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं, बच्चे और जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक की जान को खतरा हो सकता है। करोड़ों लोगों को हमने संक्रमित होते देखा है और लाखों लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। अब तो हम संभल जाएं, वैक्सीनेशन के साथ साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज लें और अपने सुरक्षा कवच अपने भीतर तैयार करें, लेकिन उसके साथ साथ मास्क पहनने से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के जिस तरह से थोड़ा तो आत्मनियंत्रण रखो, अपने भीतर भी जो है प्रसन्नता खोजो, जरा सब कुछ बाहरी खोजने में लगे लोग। स्वामी रामदेव माना है कि मैंने देश दुनिया में खूब योग को फैलाने के लिए यात्राएं की हैं, लेकिन एक दिन कभी कोई इंटरटेनमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए कहीं बाहर घूमने नहीं गया, एक दिन कोई पिक्चर नहीं देखी, एक दिन कभी किसी भी तरह से कोई हुड़दंगापन नहीं किया। तो जब मैं पूर्ण प्रसन्न रह सकता हूँ तो सुख, शांति, आनंद, भगवान, ज्ञान, समाधान, सारा ब्रह्मांड अपने पिंड में है। इस सोच से जुड़ें और योग ध्यान करेंगे तो ये सोच और मजबूत होगी। और ये जो आपको चारों तरफ जो बेकाबू होती हुई भीड़ और उससे कोरोना जो 3 महीने बाद होने वाला था उसने अभी दस्तक दे दी है। अब इसको हम टाल सकते हैं, अभी भी जागरूक हो जाए तो, और होना ही पड़ेगा। मैं सबसे आह्वान करूँगा, अपने ऊपर रहम करो, अपने देश और समाज के ऊपर रहम करो, नहीं तो कल को जब बड़ी अनहोनी हो जाएगी तो सब बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। दीपक भाई, स्वामी जी बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी। बच्चों को और उनके माँ बाप को आप क्या एडवाइस देंगे? बच्चों को कैसे बचा कर रखा जाए? क्या क्या योग कर सकते हैं बच्चे, वो चाहे 3 साल के हों, 4 साल के हों, 7 साल के हों या 10 साल तक? खासकर छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते ठीक से कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, क्या बीमारी है, सर दुख रहा है, हाथ पाँव दुख रहा है, बुखार आ रहा है। बच्चे तो ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। शिला तुलसी जैसी छोटी छोटी हमने औषधियाँ बनाई है। और ये जो स्वासारी गिलोय है, इसकी ये जो 2 गोलियाँ इनको मिला करके शहद के साथ हम चटा देते हैं, स्वासारी प्रवाही दे देते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, दूध में थोड़ा सा शिलाजीत डाला, हनी डाल करके बच्चों को पिला दिया, थोड़ा उसमें हल्दी, और बड़ा अच्छा टेस्टी हो जाता है। पावर वीटा च्यवनप्राश जैसी एकदम नेचुरल चीज़ें बच्चों को दे। बच्चे 5 साल के योग अच्छे से कर लेते। मैंने तो 5 साल के बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज़ तक अच्छी कर दी। तो बच्चों को योग करने की आदत डालें, कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम। बच्चों को सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मंडूकासन, उत्तान पादासन, बहुत छोटे छोटे 5-10 आसन बच्चों को सुबह सुबह करा दें। प्रकृति और संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा सबको। ये विकृतियों की जड़ यही है कि हम प्रकृति और संस्कृति से दूर हो गए। चारों तरफ अलग अलग प्रकार का रेडिएशन है, अलग अलग प्रकार का पॉल्यूशन है और अलग अलग प्रकार की नकारात्मकता है। इससे हमें बचाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों की, अपने जवानों की और बुजुर्गों की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेंगे कि पहली बात तो कोरोना हो नहीं, और यदि फैला तो हमारा लंग, हमारा हार्ट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जो है पाचन तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत होगा कि हम कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे। दीपक भाई,
विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नीति लेकर आई है, कानून भी लेकर आने वाली है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे आपको होते हैं तो सरकारी नौकरी में आपको जगह नहीं मिलेगी और आपको जो सरकार के इंसेंटिव मिलते हैं, सब सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, वो नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि देशव्यापी ऐसा कानून बनना चाहिए स्वामी जी? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। जरूर दीपक भाई, जनसंख्या के लिए कानून भी बनना चाहिए, लोगों को जागरूक भी बनाया जाना चाहिए, और इलिटरेसी, पावर्टी, ये भी जनसंख्या के बड़े कारण, उसके भी निवारण हेतु सरकार और समाज को दोनों दिशाओं से प्रयत्न करना चाहिए। तो ये 3 काम जब एक साथ होंगे, इलिटरेसी, पावर्टी दूर होगी, जब लोगों में जागरूकता आएगी और कानून बन जाएगा तो ही ये संभव हो पाएगा। और उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरे देश में होना चाहिए, और ये देश हित में है। इसका कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं है, इसका कोई मजहब से लेना देना नहीं है। और इस सीमित संसाधन, सीमित भूमि, असीमित जनसंख्या कैसे संभाल सकती है? और हमें क्वालिटी पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पर ध्यान देना चाहिए। अरे स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जिन्होंने 30,000 करोड़ का ये आर्थिक साम्राज्य परमार्थ के लिए जब कर सकते हैं, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा आहुति डालेंगे तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। आज सनातन ज्ञान परंपरा, नूतन अनुसंधान के साथ, रिसर्च एविडेंस बेस्ड दवाइयाँ बनाने के साथ साथ, लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ इस देश को जिस तरह से हम आगे लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसे दूसरे लोग क्यों नहीं प्रयत्न कर सकते? इसलिए मैं कहता हूँ हमें ये एक जनसंख्या का एक झुंड, समूह खड़ा करने के बजाय क्वालिटी पॉपुलेशन बनाना पड़ेगा, और इस पर तो नियंत्रण जरूरी है। अब इसमें कोई लाख बेतुकी बातें करे, लेकिन मैं तो कहता हूं अब योगी जी के बाद मोदी जी को पूरे देश में, संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में बिल ला करके पूरे देश में कानून लाना चाहिए। और यह आने वाले 25-50 वर्षों के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम होगा, और ये युगों युगों तक ये भारत के लोग मोदी जी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और आपको क्या लगता है कितनी जल्दी मोदी जी को इसी कार्यकाल में ले आना चाहिए कानून? क्योंकि आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि जनसंख्या का नया कानून है और लोग इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। आप मांग करेंगे कि इसी शासनकाल में, इन 5 सालों के दौरान मोदी जी इस कानून को लेकर आए? क्योंकि उन्होंने लाल किले से जनसंख्या नियंत्रण के बारे में गंभीरता से सोचने की बात भी कही हुई है। क्यों नहीं लाना चाहिए? सुबह से शीघ्रम, अरे नेकी और पूछ पूछ करके, जब सब प्रकार से इस देश का कोई भी एक संवेदनशील, जागरूक, विवेक व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं होगा कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। सब सहमत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना ही चाहिए, क्योंकि ये देश बिना कानून के जो है, अब पूरी दुनिया है रे साहब, पूरा यूरोप में तो सारी दुनिया के विकसित देशों को भी जानता हूँ, वहाँ भी बिना कानून के कोई बात नहीं चलती। वो कहते हैं सिस्टम ही चलाता है। तो इसलिए कानून इसी कार्यकाल में बनना चाहिए, और इसी कार्यकाल में कानून बनेगा तो आने वाले और लंबे कालखंड तक एक अच्छा शासन भी देश को, एक अच्छा प्रशासन भी देश को मिलेगा। और बात राजनीति की नहीं, किसका कितने दिन राज कायम रहेगा, ये देश आगे सुरक्षित रहेगा। ये बहुत जरूरी बात है दीपक भाई, और होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश और देश में जनसंख्या नियंत्रण जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही राष्ट्र हित के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा, जिसका युगों तक प्रभाव रहेगा। अच्छा स्वामी जी बताइए, पतंजलि भारतीय शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में कब लिस्ट होने वाली है? देखो, अभी तो रुचि सोया का 4,300 करोड़ का एफपीओ आया है, और हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो शब्द प्रयोग किया जाता है इक्विटी मार्केट में और कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस, पूरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पूरी ट्रांसपेरेंसी, और जो भी एक जिसको कहते हैं प्रामाणिकता के साथ काम करने की रीत नीति है, वो हमने रुचि सोया में करके दिखाई है।
16,318 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर के साथ रुचि सोया कंपनी को हमने टर्न अराउंड किया है, पूरा उसका कायाकल्प कर दिया। और आगे अब लोगों की अपेक्षा है कि लोगों की भी भागीदारी बढ़े। वैसे तो सब कुछ पतंजलि का, जो भी 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक जो भी पतंजलि के पास में अर्थ है वो सब परमार्थ के लिए, लेकिन लोगों की अपेक्षा है कि पतंजलि भी की लिस्टिंग होगी तो लोगों की साझेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो इस दिशा में ज़रूर सोचेंगे और बहुत जल्दी ही आपको ये शुभ समाचार भी सुनाएंगे, लेकिन डेट अभी नहीं बताएंगे। करेंगे, बड़ा करेंगे दीपक भाई। सबकी समृद्धि और सबकी सेवा का संकल्प है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे जुड़ने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।